हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हम संधि पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने व्यंजन संधि के कुछ नियम पढ़े थे, तो 2 नियम हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में आगे के नियमों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, यहाँ हमने व्यंजन संधि के बारे में बात की थी। प्रीवियस लेक्चर में आपने व्यंजन संधि के 2 नियम पढ़े हैं। हमने आपको हिंदी वर्णमाला के 5 वर्गों के 5 वर्णों के बारे में परिचित कराया था। प्रीवियस लेक्चर में आपने लिखा भी था। तो इन वर्गों के आधार पर ही ये 2 नियम हैं। नियम क्या है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण, जिसमें क, च, ट, त, प आ जाते हैं, के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई व्यंजन अथवा कोई स्वर आ जाए तो जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क के बाद यदि तीसरे क का गौ में परिवर्तन कैसे हुआ। देखो, क के बाद क्या आया है, वो आया है, और यहाँ पर क्या है, वो भी था। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, क के बाद वो भी आया है, तो वाक धर ईश। इसी प्रकार यहाँ पर और ये इसमें जो है वो आया है, चाहे इससे स्वर ले लें आप, चाहे व्यंजन ले लें। ठीक है, इन दोनों के मेल होने से क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस क में परिवर्तन होता है। ये जो क है ना, स्वर रहित, वो स्वर रहित गौ में परिवर्तित हो जाता है। बाकी चेंज हम यहाँ नहीं करते हैं। तो यही हमने यहाँ पर किया। दिग्विजय, तो आधा गौ लिया है आपने। हलंत के साथ जब कोई व्यंजन होता है, दैट मीन्स उसको आप, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको आधा लिख सकते हैं। जैसे चौ का जौ कैसे हो जाता है, चौ के बाद स्वर आया है, तो हमने इस चौ को जौ में बदल दिया। और देखो, क्योंकि ये जौ स्वर रहित था लेकिन फिर औ जुड़ रहा था, तो पूरा जौ हो जाएगा। ठीक है, आगे टौ का डॉ कैसे हुआ, टौ के बाद आ आया, ट के बाद आ आया, यानी कि यहाँ पर भी स्वर आ गया है, तो ट का ड हो जाएगा। लेकिन ड स्वर रहित है, फिर इसमें आ जुड़ रहा है, और जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर के साथ जुड़ता है तो उस स्वर की मात्रा जुड़ती है। यहाँ पर देखिए, ये जो ड था ना, फिर ये डा हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ आ भी था। ठीक है, फिर देखिए तौ का द हो जाता है, तत् धन भव। अब यहाँ कोई अ नहीं है, तो इसलिए इस ता का द हो जाएगा, ये आधा ही रहेगा, तो तद्भव, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, प धन ब, प का ब हो जाता है, प के बाद ज आया है, तो ज की भी यहाँ पर बात हुई थी। ठीक है, ज भी क्या है, यहाँ पर इसी वर्ग में आता है जिससे परिवर्तन होता है। तो इस प को हम किस में बदल देंगे, ब में, और ये हलंत स्वर रहित ब है जिसको आप आधा ब लिखते हैं। इसी प्रकार वाक धन ईस, तो आप देखिए इस क का क्या हो जाता है, ग हो जाता है। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए, ये ग कैसे हुआ, क्योंकि परिवर्तन क्या था, परिवर्तन इस वाक के बाद क्या आना था, इसके बाद क्या आना था, ग आना था, जो कि स्वर रहित था। लेकिन इधर देखिए, यहाँ पर तो स्वर है, तो जब इस गौ को आप ई में जोड़ेंगे तो ये आपकी मात्रा में लगेगी, तो ये तब जाकर के क्या हुआ, वागीस। ठीक है, तब जाकर के ये वागीस हुआ। चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच धन आदि, चौ के बाद आ आया है, चौ का क्या हो जाता है, ज हो जाता है। लेकिन ये जा कैसे हुआ, आ भी इसके साथ था, इस चौ का तो जौ बना, लेकिन उस जौ को हमने फिर आ की मात्रा उस पर लगाई है। तो ध्यान आपको यहाँ पर ये भी देना है। सट धन दर्शन, तो सट दर्शन ट का ड हो जाएगा, और यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पर सीधे हम लिख लेंगे सट दर्शन। सत धन धर्म, इसमें भी कोई स्वर नहीं है, तो सत धर्म हो गया। कप धन अंध, अब इसमें देखिए आपका प का क्या हो जाता है, ब आधा हलंत के साथ, लेकिन साथ में स्वर भी है, तो फिर पूरा ब हो जाएगा, कबंध। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट नियम आपने पढ़ा था कि
वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है अगर पहला वर्ण के बाद क्या आ जाए, मौ या नौ आ जाए, तो ये आपका किस में बदल जाता है, तो ये पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि वाक धनमय, तो क के बाद मौ आया है, तो यहाँ पर ये किसमें बदल गया, अंग में बदल गया। फिर ट के बाद म आया है, तो ये आपका किसमें बदल गया है, अणों में बदल गया है। इसी तरह से त का नौ हो जाता है, तो त के बाद नौ आया है, तो आधा नौ बदल गया। प का म हो जाता है, अप धनमय, तो अममय। ठीक है, इसी तरह से दिक धन नाग, दिग्नाग, सठ धन मुख, सड़मुख, जगत धन नाथ, जगन्नाथ, अप धन मानस, मानस। ठीक है, अब हम आज की क्लास में शुरू करेंगे त संबंधी नियम। चलिएगा, नेक्स्ट लिखेंगे आप त संबंधी नियम। चलिए नोट में भी हम कर लेते हैं त संबंधी नियम। तो कल आपने ये नियम पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट लिखेंगे आप बच्चों त संबंधी नियम। त से संबंधित कुछ नियम हैं, लिखिएगा। त संबंधी नियम या त से संबंधित नियम। पहला नियम है बच्चों इसमें, जब त के बाद लिखते रहेंगे, जब स्वर रहित, जब स्वर रहित त के बाद त या त या च या छ आए, च या छ आए, तो यदि जब त के बाद च या छ आए, तो जो आपका त है ना, इसका क्या हो जाता है, इसका स्वर रहित च हो जाता है, हो जाता है। चलिएगा, हो जाता है। उदाहरण स्वरूप सत धन चरित्र या चरित्र, चरित्र आएगा ना, सत धन चरित्र। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, सत। अंतिम वर्ण क्या है, देखो जब हम संधि करते हैं ना, तो दो वर्णों के बीच में संधि होती है। यहाँ पर अंतिम वर्ण बच्चों आपका है त, और उसके बाद आया है च। नियम कहता है कि जब त के बाद च या छ आए, तो त का च हो जाता है, आधा च। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है, इसकी संधि क्या होगी, त, और इस त को हम क्या बना देंगे, इस तरह से, और इसको आधा च आप लिख सकते हैं इस तरह से, सच्चरित्र। अब पीछे आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, सच्चरित्र, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट उत्धन चारण। उत्धन चारण, तो देखिए त के बाद फिर से च आया, तो क्या हो जाएगा, ओ, त का तो च हो जाएगा, उच्चारण, उच्चारण। ठीक है,
तो इस नियम को आप लिख लें। पहला नियम है कि जब तो के बाद चौ या छ आए तो जो तो है उसका क्या हो जाएगा, उसका चौ हो जाएगा। चलिएगा, अब इसके बाद नेक्स्ट नियम लिखेंगे, दूसरा नियम। तो दूसरा नियम है आपका, दूसरा नियम है कि यदि स्वर रहित तो के बाद यदि स्वर रहित लिखने से बढ़िया ये आपका तो ही लिख दें, इसका मतलब भी वही है, के बाद ज या झ आए, इन दोनों में से झ आए तो क्या हो जाता है, ज हो जाता है। उदाहरण के लिए जगत धन जननी, जगत धन जननी। जगत धन जननी। अब क्या कहा, यदि तो के बाद जो आए, इसके बाद क्या आए, जो आए या झ आए, तो इससे क्या हो जाता है, आधा ज। तो इसको आप आधा ज में बदल देंगे, तो ज ग, फिर ज में आ जाएगा ये जगत जननी, जगत धन जननी, जगत जननी। चलिए, जगत जननी। दूसरा उदाहरण, तत् धन जनित। तो क्या कहा है, फिर तो के बाद जो आया तो क्या हो जाएगा, तत् त का हो जाएगा क्या, आधा ज, तत् जनित। ठीक है, तत् जनित। देखिए, ये सारे जो नियम है ना, ये एक दूसरे के समान ही है, एक जैसे नियम है। तो चलिए, तीसरा नियम है, तीसरा नियम है कि यदि तो के बाद, यदि, अब इसको या तो हम सीधे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि यदि तो आए और उसके बाद ट आए या ठ आए, ट आए या ठ आए, तो दोनों के मेल से बच्चों क्या हो जाता है, आधा ट हलंत के साथ। सीधे उदाहरण हम सीधे लिख सकते हैं नियम इस तरह से। ठीक है, तो जैसे तत् धन टीका, तत् धन टीका, तो देखो तो के बाद ट आ गया तो क्या हो जाएगा, इस तो का क्या बन जाएगा, आधा ट। तो क्या लिख सकते हैं इसको आप, त, और इसको आप लिखेंगे आधा ट, फिर टी का, टट्टी का। ठीक है, चलिए, बृहत धन टीका। नेक्स्ट उदाहरण, बृहत धन टीका, इसका भी क्या हो जाएगा, बृहत, बृहत टीका। चलिए, बृहत टीका।
तो 3 नियम यहाँ पर आपने लिखा। चौथा नियम भी कुछ इसी तरह का है। चलिए, तो यहाँ पर हमने त संबंधी कुछ नियम आपको बताए हैं, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि जब त के बाद च या छ आए तो त का च हो जाता है। ये स्वर रहित है, यहाँ पर ध्यान देना है, ये स्वर रहित है। जैसे उदाहरण के लिए सत धन चरित्र सच्चरित्र, तो त का आधा च हो गया जो कि स्वर रहित है, इसको आप आधा च भी लिख सकते हैं। उत धन चारण उच्चारण, और त के बाद यदि ज या झ आए तो इनका हो जाता है जौ। कहने का तात्पर्य शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि पहले आपके पास त आया, फिर आपके पास च आया या फिर छ आया, इन दोनों के ही मेल से आपका क्या हो जाता है, आधा च। क्या हो जाता है, इस तरह से स्वर रहित च। ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि त है, उसके बाद ज आए या फिर आपका झ आ जाए, दोनों के मेल से स्वर रहित ज हो जाएगा। तीसरा नियम कहता है ट आए या ठ आए, त धन ट या फिर ठ, तो दोनों के मेल से बच्चों क्या हो जाता है, ट हलंत के साथ। उदाहरण के लिए आपने अभी लिखा था तत् धन टीका तट टीका, आधा ट हुआ ना ये, ठीक है, इस त को हमने ट में परिवर्तित कर दिया। इसी तरह बृहद धन टीका बृहद टीका। ठीक है। जब त के बाद ड या ढ आए तो इन दोनों का त का क्या हो जाता है, तो त आपने लिखा, उसके बाद आपने लिखा ड या फिर ढ, तो इन दोनों के मेल से भी आपका इस तरह से ढ हो जाता है। ठीक है। तो जैसे उत धन डयन उड्डयन, उत धन डमरू, सॉरी तत् धन डमरू तट डमरू तट डमरू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नियम देखिए, सारे एक नियम जैसे हैं, यहाँ पर सारे ही नियम आपको सेम दिख रहे हैं, आगे थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होगा। जब त के बाद सिर्फ ल की बात की गई है, यहाँ पर ल आए तो त का ल हो जाता है, सेम वही नियम। उत धन लेख उल्लेख, त को ल में परिवर्तित कर दिया। तत् धन लीन, त के बाद ल आया तो तल्लीन हो गया त का, जो स्वर रहित त है। जब त के बाद ह आए तो त का अब द हो जाता है, अब थोड़ा सा परिवर्तन है, और ह का ध हो जाता है। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखें। क्या कहा कि जब त के बाद ह आए और त के बाद, तो त का द हो जाता है और ह का क्या हो जाता है, दोनों पर दो परिवर्तन होंगे, यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर परिवर्तित होंगी। त के बाद ह आया, ठीक है, त के बाद ह आया, तो इस तो का तो क्या हो गया है, दो हो गया है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, उदाहरण उत धन हत, दो चीजें बताई हैं बच्चों। एक तो का दोनों स्वर रहित हैं, इसमें भी देखो ह का, ये ह भी आपका बच्चों स्वर रहित है, यानी कि इससे भी आपको स्वर निकालना होगा अलग। और जब आप इससे स्वर अलग निकालेंगे बच्चों, इस त धन ह, इससे स्वर निकालेंगे तो अ अलग हो जाएगा। इस तरह से कहा कि त को बदलना है इस तरह से आधा स्वर रहित द में, और ह को बदलना है किसमें, ध में, ये भी स्वर रहित होगा और धन अ जुड़ेगा। लेकिन जब अ इसमें जुड़ेगा तो ये पूरा ध हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, द तो आधा रहा लेकिन ध पूरा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ह से स्वर अलग निकाला था, तो यहाँ स्वर रहित ह का ध हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ से निकालना भी आना चाहिए, चाहे तो मैं नेक्स्ट पेज में बता दूं कैसे, पहले इसे लिख लीजिएगा आप। नियम क्या है, नियम है स्टूडेंट्स यहाँ पर तो संबंधी नियम में
क्या नियम है कि यदि तो के बाद क्या आ जाए, ह आ जाए, तो के बाद ह आ जाए, तो जो ये तो है ना, ये तो बदल जाता है किसमें, स्वर रहित दो में। और ह यहाँ पूरा है, तो पहले तो आपको इसको तोड़ना होगा किसमें, स्वर रहित ह में। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, त धन ह धन अ। तो ये त बदलेगा किसमें, द में, धन ये आपका ध में, और अ इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, द, ठीक है, धन ये ध हो जाएगा। अभी तक स्वर रहित था, अब अ के साथ जोड़ करके ध हो जाएगा। तो एक उदाहरण यहाँ पर आपको लिखाया था किसका, उत धन खत, उत धन, उत धन हत। तो जैसे कि आपको क्या बताया, इसका तो पूरा ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस ह की परिवर्तन होने की। लेकिन इस ह में बच्चों यहाँ पर अ का स्वर भी है, तो ये पूरा ध हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, उ, इसका तो द हो जाता है, और ये हो जाएगा ध, और ये हो जाएगा त। इस तरह से इसकी संधि होती है। तो ये एक नियम है, इसमें दो परिवर्तन होते हैं। इससे पहले आपने देखा एक एक परिवर्तन हो रहा था। चलिएगा नेक्स्ट नियम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जब तो के बाद आपकी तालव्य सौ आए, तो का चौ में और सौ का छ में, इसमें भी दो चीजें परिवर्तित हो रही हैं। तो से बनता है च, और इस स्वर रहित सौ से बनता है छ। तो जैसे यहाँ तो का बना है क्या, च आधा, और इस का क्या बना, छ, लेकिन आ की मात्रा थी तो ये छा हो जाएगा। तो सच्छास्त्र, ठीक है, सत धन शास्त्र, तो सच, सच छात्र, शास्त्र, छात्र, सॉरी। उत धन श्वास, तो यहाँ पर फिर से स्व आया, उत धन श्वास, तो उस उच्च, यहाँ ये आधा च हो गया किसका, तो का तो आधा च हो गया, और यहाँ पर सौ का आपका छ हो गया, और श्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास। ठीक है, ये सभी आपके तो संबंधी नियम थे। आगे लिखेंगे आप मौ संबंधी नियम, मौ से संबंधित कुछ नियम है, इतना लिख लीजिएगा, फिर मौ संबंधी नियम पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका मौ से संबंधित नियम। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मौ से संबंधित नियम। अब देखिए पहला नियम है कि यदि मौ के बाद क, च, ट, त, प, यानी प्रथम वर्ण आए, 5 वर्गों के जो प्रथम वर्ण है वो आए, तो मौ के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार होता है, ऊपर से एक बिंदी लगाते हैं आप शिरोरेखा के ऊपर, तो उसे आप पढ़ेंगे क्या, वो अनुस्वार हो जाएगा। तो मौ का देखिए अंग हो जाता है। जैसे सम के बाद क आई, यदि मौ के बाद प्रथम वर्ण आए 5 वर्गों के, तो मौ के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण, जैसे क आया मौ के बाद, ठीक है, क आया, तो उस वर्ग के क वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा यहाँ पर समधन कल्प, समधन कल्प, मौ के बाद बच्चों क्या आ रहा है, मौ के बाद क आया, प्रथम वर्ग, इसका 5वां वर्ण है अंग। अब इसको पढ़ते क्या है आप, संग, संग, अंग का उच्चारण आ रहा है ना, संकल्प, संकल्प। तो यहाँ पर 5वां जो वर्ण है वो अनुस्वार हो करके पढ़ा जा रहा है। इस 5वें वर्ण को आप
अनुस्वार के रूप में पढ़ रहे हैं। ये पांचवा वर्ण आपका यहाँ पर अनुस्वार हुआ है। इसको पढ़ क्या रहे हैं आप? संकल्प। अंग आ रहे ना, संकल्प। तो ये क्या हुआ है? अनुस्वार हो गया है, संकल्प। ठीक है, ये मो क्या हो गया है? ये बन गया पांचवा वर्ण, वो भी अनुस्वार के रूप में। मो का यो कब हो गया? जैसे मो के बाद च आया, तो च वर्ग का पांचवा वर्ण है यो। यो। अब क्या पढ़ते हैं आप इसको? सं, 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 संचय। संचय। तो यो का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर सम धन गम संगम, ऐसे ही सम धन जय संजय। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। नेक्स्ट मो का न हो जाता, जैसे सम धन तोष, तो संतोष। सन, सन, न का उच्चारण आया संतोष। ठीक है, सन आधा नौ का उच्चारण आया ना, संतोष। जैसे मो का, मो कैसे हो जाएगा? सम धन पूर्ण। प का पांचवा वर्ण क्या है? प वर्ग का, तो इसका पांचवा वर्ण है क्या? मो। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? सम, सम क्या पढ़ा आपने? संपूर्ण। संपूर्ण। तो यहां पर देखिए हर अनुस्वार को अलग अलग उच्चारण में पढ़ा जा रहा है। कहीं हम पढ़ रहे हैं सन, कहीं हम पढ़ रहे हैं सम, कहीं हम सन, इस तरह से जो है अलग अलग वर्ड्स को हम पढ़ रहे हैं। इसी तरह से सम धन देह संदेह, सम धन देह संदेह, सम धन भावना संभावना, सम धन भावना संभावना। चलिएगा इस नियम को लिखें। और नेक्स्ट है, यदि मो के बाद य र ल व तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स या फिर ह आए तो मो का सदैव अनुस्वार हो जाता है। तो सम धन वाद संवाद, सम धन योग संयोग, सम धन सार संसार, सम धन लग्न संलग्न, सम धन रक्षण संरक्षण, सम धन शय संशय। ठीक है, और यदि मो के बाद मो आ जाए तो वो आधा मो और मो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए सम धन मुख सम्मुख, सम धन मान सम्मान, सम धन मति सम्मति। ठीक है, तो ये कुछ मो संबंधी नियम है, इनको आप नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका छ संबंधी नियम है, इसको लिखें। यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले आपका च आ जाता है। जैसे स्व धन छंद, तो देखो स्व धन छंद क्या कहा? यदि किसी स्वर के बाद स्व, इसमें अ का स्वर है और उसके बाद क्या आया है? छ आया है, तो छ से पहले आधा च आ जाता है, तो क्या आ गया? स्वच्छंद। अनु, इसमें भी स्वर नु उ का है और इसमें छ आया है, तो अनुच्छेद। तो जो आपका स्वर आया है उसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे? आधा च पहले आ जाता है। आधन छादन आच्छादन। फिर नौ से संबंधित एक नियम है कि यदि रॉ री रॉ या मूर्धन्य सौ के बाद न हो तो वो अण हो जाता है। जैसे परिधन नाम परिणाम। ठीक है, यहाँ रॉ के बाद क्या है? नौ है। ठीक है, राम धन आयन, राम धन आयन रामायण। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका विसर्ग संधि। तीसरी संधि आप लिखेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि बनाने के कुछ नियम हैं,
जो इस प्रकार से हैं। पहला नियम लिखें क कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन। तो जैसे यशः धन गान, तो जो आपका विसर्ग है उसका ओ में यहाँ परिवर्तन हुआ है, तो यशोगान। मनः धन रंजन, मनोरंजन। मनः धन रथ, मनोरथ। मनः धन विनोद, मनोविनोद। तपः धन बल, तपोबल। मनः धन हर, मनोहर। चलिएगा, नेक्स्ट दूसरा नियम है विसर्ग का र में परिवर्तन। तो देखिए निह धन धन निर्धन, जहां विसर्ग है उसकी जगह आधा र में, स्वर रहित र में परिवर्तन हो जाता है। और इसको उच्चारण पहले करते हैं, हालांकि अगले वर्ण के ऊपर से आप इसे लगाते हैं, लेकिन उच्चारण पहले होता है। निह धन भय, निर्भय। दुह धन बुद्धि, दुर्बुद्धि। आसीह धन वाद, आशीर्वाद। पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। दुह धन गुण, दुर्गुण। के बाद नेक्स्ट विसर्ग का तालव्य सौ में परिवर्तन। निह धन चय, निश्चय। निह धन चल, निश्चल। दुह धन चरित्र, दुश्चरित्र। दुह धन शासन, दुशासन। निह धन छल, निश्चल। ऐसे ही हरि धन चंद्र, हरिश्चंद्र। अब विसर्ग का दंत्य सौ में परिवर्तन। दंत्य सौ आपका, जब आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श करते हुए जिस सौ का उच्चारण किया जाता है वह आपका दंत्य सौ कहलाता है। निहधन संतान, निसंतान। निहधन तेज, निस्तेज। ऐसे ही निहधन संकोच, निसंकोच। ठीक है। और मूर्धन्य सौ में परिवर्तन। तो धनुः धन टंकार, धनुष, टंकार। दुह धन कर्म, दुष्कर्म। निह धन काम, निष्काम। चलिए, अब नेक्स्ट जो कुछ नियम है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हमने विसर्ग संधि और जो आपकी व्यंजन संधि है उस पर आधारित जो नियम है वो हमने पढ़े हैं। आप अपनी नोटबुक में उसे नोट करें और रिवाइज करके आए। नेक्स्ट क्लास में आगे के नियम हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।